हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सॉलिड स्टेट की जो ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, इसके अंदर अपन आगे डिस्कस करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उससे आगे डिस्कस करेंगे आज। तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का भी वीडियो आ जाएगा, मे बी आज या कल सेंट्रल फोर्स का जो आगे का पार्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास और कुछ रिजिड बॉडी वगैरह के बारे में जो कंसेप्ट है जो नेट के अंदर पूछे जाते हैं, जेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, बट पहले अपन सॉलिड स्टेट सीरीज को अब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स मोस्टली हो चुका है, क्लासिकल मैकेनिक्स ऑलमोस्ट हो चुका है। तो उसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका टेस्ट सीरीज आपको अनाउंस कर दी जाएगी 2 से 4 दिन के अंदर। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जो कल मैकेनिक्स है, उसके बाद सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या है, थोड़ा सा जो ये थ्योरी पोर्शन है ज्यादा है, तो आपको जो क्वेश्चंस है वो एक साथ कराए जाएंगे। क्रिस्टलोग्राफी के कंप्लीट क्वेश्चंस एक साथ करवाए जाएंगे। पहले इसमें थ्योरी का पोर्शन आप बहुत ज्यादा है, तो इसको देखिए। उस सीरीज में अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और आज आपको मैं बताता हूं ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में। ट्रांसलेशन वेक्टर जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन होता है, इसको यूज करके आप लेटिस जो लेटिस है, स्पेस जो लेटिस है, उसके एवरी पॉइंट पे आप रीच कर सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो, उस एक पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो स्पेस लेटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर को किससे रिप्लेस करके, r प्लस टी से। r मतलब जो आपकी पहली पोजीशन थी वो, और प्लस उसमें कुछ ऐसा ऑपरेशन ऐड किया जाए जिससे आप पॉइंट से आप ग्रो कर सको नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो मतलब जनरली ये यूज होगा आगे ब्लोच थ्योरम में, आपको बताएंगे किस तरीके से ब्लोच थ्योरम में यूज होता है। ठीक है, बट आज थोड़ा जनरल डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो एकदम नोट्स क्लियर बनाए ताकि आप जब दोबारा रिवाइज करो तो वीडियो देखना ना पड़े, आप खुद ही उसको अपने नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बाय मिस्टेक कुछ ऐसा होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, ताकि अपन देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे आगे। देखो, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, ट्रांसलेशन ऑपरेशन। और ये क्या होता है, रिप्लेस रेडियस वेक्टर ऑफ एवरी पॉइंट r डैश इक्वल्स टू r प्लस टी। ये समझाता हूं मैं किस तरीके से। वह जो t इक्वल टू होता है n1a n2b n3c, तो ये ट्रांसलेशन जो ऑपरेशन ऑपरेटर है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके देखो साइड में नोट कर लें इनको, जो ये A है, ठीक है, और B है और जो C है, इनको आप क्या बोल सकते हो, आप इन्हीं से तो एक T बना है, इसलिए आपको एक वर्ड दे सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, इसको फर्स्ट वर्ड से जो बोला जाता है वो बोला जाता है फंडामेंटल। फंडामेंटल और क्या, ट्रांसलेशन ऑपरेशन, ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, क्या बोल सकते हो, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर। सेकंड आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो क्रिस्टल वेक्टर। क्रिस्टल वेक्टर अभी बताएंगे क्रिस्टल वेक्टर के बारे में भी। ठीक है, क्रिस्टल वेक्टर बोल सकते हो इनको आप। या फिर आप इसको तीसरा वर्ड भी आपको यूज हो सकता है, क्या यूज हो सकता है, बेसिस वेक्टर। बेसिस वेक्टर। अब आपको मैं बता देता हूं मैंने ये तीनों क्यों लिखवाए हैं। आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि टिफर में जब क्वेश्चन आया था तो फंडामेंटल ट्रांसलेशन ऑपरेशन की बात की थी। जब आप नेट में क्वेश्चन किया था तो क्रिस्टल वेक्टर की बात की थी, और एक अदर एग्जामिनेशन में पूछा गया था तो बेसिस वेक्टर की बात की थी। तो जो वर्ड है उनसे आप ना कंफ्यूज होइए, मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं कि कहां से कौन से वर्ड से यूज लिया गया था। तो इनको क्या बोल सकते हैं अपन, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर, क्रिस्टल वेक्टर या बेसिस वेक्टर भी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको मैं क्या करता हूं, इसको लगाना किस तरीके से। तो ये क्या है, जनरल भाषा में जब मैं आपको लिखवा दूं यहाँ पे लो साइड में, तो आप अपनी भाषा में इसको क्या लिख सकते हो, यह एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे लगाकर आप लेटिस के किसी भी पॉइंट पर जा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या है, जनरली ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में जान गए आप। इसका यूज आएगा भाई आगे, मैं पहले बोल रहा हूं, काफी यूज आएगा इसका। ठीक है, तो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, आप किसी भी लेटिस में किसी भी एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे जा सकते हो। अभी एग्जांपल बताएंगे आपको।
फॉर एग्जाम्पल अपन क्या कर लेते हैं, 2 डायमेंशनल एक बार कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या बोलता हूं आपको कि मेरे पास एक लेटिस है इस टाइप से, ध्यान रखे भाई लेटिस के अंदर, ठीक है, पूरा केयरफुली रीड करें इसको। मैं लेटिस अज्यूम कर रहा हूं एक, ठीक है, आप देखते जाएं। ठीक है, एक लेटिस अज्यूम कर लेते हैं अपन, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों क्वेश्चंस इसमें समझ में आ जाएंगे आपको। क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि आगे इस पे क्वेश्चंस पूछा गया था। तो एक स्पेस लेटिस है। अब स्पेस लेटिस में मैं क्या मान रहा हूं कि जो मेरा ये वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, मेरा जो ये वेक्टर है, मैं इसको नाम दे रहा हूं क्या, B1। क्या दे रहा हूं, B1। और जो मेरा ये है इसको मैं नाम दे रहा हूं A1। ठीक है, पूरी एंड बब्बर की बुक से ये एग्जांपल है, आप चेक कर सकते हैं आप जाके, ठीक है। देखो अब देखो B1 है और ये A1 है, मुझे इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे। तो आप यदि यहां पे हो ना, तो आपके पास मान लो कि आपका पहले क्या है, R है, आपके पास जो पोजीशन आपकी वो R पे, और आपको इस पॉइंट पे रीच करना है। तो आपको रीच करने के लिए सिर्फ यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां तो हो ही आप ऑलरेडी, आपको यहां तक ही तो जाना है, यहां तक जाना, जो ये व्हाइट बोर्ड से, व्हाइट चौक से जो लाइन है डॉटेड, यहां तक ही तो जाना है। इसका मतलब आपको कितना और चलना पड़ रहा है, देखो ट्रांसलेशन ऑपरेशन का मतलब देखो, ये T इक्वल्स टू, देखो R पे पहले हो आप, प्लस R पे हो आप ऑलरेडी, प्लस आप इसमें कुछ ऑपरेशन लगा के तो पहुंच रहे हो। इसका मतलब क्या ऑपरेशन लगा रहे हो आप, इस पॉइंट से आप कितना आगे चल रहे हो, वही तो है। तो इतना चलने का मतलब आप B1 चल रहे हो, तो आप A1 में कितना चले हो, A1 में तो कुछ चले ही नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी A1 पहले से चल चुके, जिसकी पोजीशन R है। A1 में आप 0 चले हो, कितना चले हो, 0। इसका मतलब जो N1 है वो 0 चले हो, A, ठीक है, प्लस N2, N2 का मतलब जो B कितना चले हो आप, तो B1 आप कितना चले हो, 1 चले हो, भाई 1 ही तो है, जितना ये पोर्शन ये बराबर होगा, तो 1 B1। इसका मतलब आप इसमें ऑपरेशन लगाया और आपको क्या मिला, ट्रांसलेशन R प्लस B1, और आप कहां पहुंच गए, आप सॉरी ये R डैश है, ठीक है ना, R डैश, R डैश, R डैश का मतलब इस वाले पॉइंट के पोजीशन पे आप पहुंच चुके हो। आप इस तरीके से कोई भी पॉइंट पे आप जा सकते हो, यानी रीच कर सकते हो। इसका मतलब ट्रांसलेशन ऑपरेशन कहां वर्ड यूज होता है, जहां पे आपको स्पेस लेटिस में किसी भी एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे ग्रो करना है, यानी रीच करना है, तो आप किसकी जो हेल्प लोगे, वो हेल्प लोगे आप ट्रांसलेशन ऑपरेशन की। तो ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको इस बार कहां पहुंचना है। इस बार मैं देखो आपको इस येलो चौक से बता रहा हूं, देखो इस बार इसको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। ये जो वेक्टर है आपका, ये है B वेक्टर, ठीक है, और जो आपका ये जो वेक्टर है वो है A वेक्टर। इस बार ये नहीं है, इसको मैंने वेक्टर नहीं दिया है, ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है आपके पास। तो आपको क्या है, इस बार इस पॉइंट पे रीच करना है, इस बार आपको कहां करना है, इस पॉइंट तक रीच करना है। और आप जब पहले इस पॉइंट तक तो हो, तो इसका पोजीशन है R, ठीक है, सेकंड केस है ये, केस फर्स्ट था, समझे पूरी बात को, क्यों बोल रहा हूं इसको, देखो अभी निकल के आने वाली ये बात। देखो सेकंड केस आपका क्या है, सेकंड केस के अंदर आप अज्यूम कर सकते हो, देखो ये कंडीशन, आप ऑलरेडी आपके पास B वेक्टर है और A वेक्टर, और यहां पे इसका पोजीशन क्या है, R है। अब मुझे क्या है, इस पॉइंट पर रीच करना है, इस बार किस पॉइंट पे रीच करना है, मुझे इस पॉइंट पे रीच करना है। तो देखो क्या करोगे, आप A तक तो हो, इसका मतलब R डैश पे पहुंचने के लिए आपको क्या कंडीशन है कि आप R तक तो हो, प्लस इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन ऑपरेशन। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, तो ये A है तो ये भी A होगा, तो ये इसके मिड में रखा हुआ है, तो मुझे A को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट वाला कोई वेक्टर नहीं है इस बार, तो यहां तक मुझे आगे ग्रो करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं A में कितना चला हूं, A का आधा पार्ट चला हूं, इसका मतलब 1/2 और A, ठीक है। उसके बाद मैं यहां आने के बाद मैं यहां तक ग्रो करूंगा, इसका मतलब इसका मैं क्या कर रहा हूं, आधा पोर्शन चला हूं,
आधा पोर्शन चलाऊं, इसका मतलब बी का कितना चलाऊं मैं, हाफ चलाऊं, तो मैं क्या ऐड कर सकता हूं, हाफ और बी। इस बार आप कहां रीच कर गए, पॉइंट इस पे रीच कर गए आर डैश। तो दोनों ही केसेज अलग अलग है, दोनों केसेज क्या है, अलग अलग है, तो इनके नाम भी अलग अलग होंगे। आप याद रखना, देखो मैं नीचे साइड में लिखवा देता हूं, इस टाइप की कंडीशन होगी जब आपकी जो ट्रांसलेशन के वेक्टर जो ये बेसिस वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे, ये कोफिशिएंट्स क्या होंगे, नॉन इंटीजर्स होंगे, तो इसको बोलेंगे, इस वेक्टर को अपन बोलेंगे नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन या वेक्टर्स, ठीक है। आप यदि ये देखो यहां पे क्या है, 1 है, इसका मतलब इंटीजर है। इस कंडीशन में यदि इंटीजर होता है, इस कंडीशन में इसको बोलते हैं परमिटिव ट्रांसलेशन ऑपरेशन या फिर वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका जो आपका क्या था, ट्रांसलेशन ऑपरेशन था, आप किसी भी तरीके से रीच कर सकते हो इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूं आज, बाकी बेसिकली मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए आज का ये पोर्शन, किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी की बात करेंगे अपन, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, इस बार मैं थोड़ा सा एग्जांपल और बताता हूं आपको। देखो इस बार क्या है, मेरे पास ये पॉइंट है, तो ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास ए है, और आपको इस पॉइंट पे रीच करना है इस बार, इसके मतलब आर डैश पे, और आपके पास यहां पे पोजीशन आर है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट तक जाने के लिए यहां तक जाना पड़ेगा। यहां का मतलब आपको कहां, ए टू ए जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना, ए पे तो पहले ही हो आप, इसको कंसीडर मत करना, क्योंकि इसका तो ट्रांसलेशन वेक्टर आप क्या कर चुके हो, इस सॉरी जो आर डैश लिखोगे तो इसमें आर ऐड कर चुके हो, आर ऐड करने का मतलब यहां तक तो आ चुके हो आप। अब ए ये चले हो और आधा ये चले हो, आधा ये चले हो और एक ये चले हो, इसका मतलब प्लस 3/2, ठीक है, और ए प्लस, आप इतना ऊपर चल रहे हो, इसका मतलब बी में कितना चल रहे हो, आधा, तो 1/2 और बी, तो ये क्या हो गया आपका, एक बार फिर से ट्रांसलेशन हो गया, और कौन सा हुआ, नॉन परमिटिव। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, पूरी जो बब्बर बुक्स आती है उससे आप कर सकते हो। और एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, एस्क्रॉफ्ट मर्मिन की जो बुक आती है, ठीक है, वहां पे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हो, मर्मिन से भी, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे, यूनिट सेल और परमिटिव सेल के ऊपर। उससे पहले बेसिस की बात की थी अपन, ठीक है। तो जो बेसिस थी वो क्या थी, जो अपन स्पेस लेटिस होती है, उस स्पेस लेटिस के ऊपर जो एटम्स रखते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, बेसिस, और बेसिस प्लस जो लेटिस था वो मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, जो अपन ने डिस्कस कर चुके थे। अब आती है अपने पास यूनिट सेल और परमिटिव सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं अपन डिस्कस। यहां तक उतार लेना एग्जैक्टली एक एक एग्जांपल, सॉलिड स्टेट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 101% बात है। यदि आप स्टेप टू स्टेप आप नोट्स बना रहे हो, हर वर्ड का मीनिंग समझ रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं अपन, क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अभी तक यहाँ पे आपने देखा जो भी ट्रांसलेशन वेक्टर था, बेसिस के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं, क्या क्या होते हैं और किस तरीके से ये ऑपरेशन लगाए जाते हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कंटिन्यूस सीरीज में, और मैं आपको जनरली बता देता हूँ लेटिस वेक्टर्स। जैसे आपको मतलब कोई पॉइंट है, आप उसको बताओगे कि उसकी स्थिति तो बताओगे कम से कम, मान लो मैं एक्स चला, मैं वाई चला, मैं जेड चला, इसी तरह का लेटिस में भी क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, और उन वेक्टर्स को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो देखो। जैसे आप वन डायमेंशनल मूव कर रहे हो तो ए वेक्टर वन डायमेंशन के लिए, यदि टू डायमेंशनल तो बी और ए और बी, ठीक है। और जैसे इसमें मान लो ये अल्फा लिया जाता है, ये बीटा लिया जाता है और ये गामा लिया जाता है, ठीक है, कोई भी एंगल। देखो जैसे थ्री डायमेंशनल तो उसके लिए तीन कोड वेक्टर्स की आवश्यकता होगी, तो उसको प्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। तो ये तो अपने लेटेस्ट वेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो, और इनकी करेंगे भी बात, कहां कहां पे ये यूज होते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने लेटेस्ट वेक्टर्स थे।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पे लेटिस वेक्टर पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन, क्योंकि आप खूब पढ़ चुके हैं इनको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जहां पे आप कंफ्यूज रहते हो, परमिटिव यानी परमिटिव सेल और यूनिट सेल में। तो देखो, परमिटिव सेल और यूनिट सेल बोथ आर मिनिमम वॉल्यूम कंटेन करती है, दोनों ही क्या होती है, मिनिमम वॉल्यूम की यूनिट सेल होती है। बट देखो, जो परमिटिव सेल है उसके लिए आपको जरूरी है कि जो ये जो मिनिमम वॉल्यूम और विच कंटेन वन एटम पर यूनिट सेल, जो क्या करे, पर यूनिट क्या करे, वन एटम होना चाहिए, वो कंटेन करनी चाहिए। और द वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल इन 3 डायमेंशनल इज गिवन बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। अपन फाइंड आउट करेंगे अभी सभी में, जैसे बीसीसी में करेंगे, सिंपल क्यूबिक में करेंगे, बॉडी सेंटर्ड में करेंगे, इस तरीके से एफसीसी वगैरह में सब में बताएंगे आपको, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल इज गिवन बाय ए डॉट बी क्रॉस सी से। बट देखो, आप डेफिनेशन पढ़ो एक बार यूनिट सेल की। द यूनिट सेल इज ए मिनिमम वॉल्यूम सेल एंड बाय रिपीटेशन मतलब इसके रिपीटेशन से ऑफ ए यूनिट सेल वी गेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इसके रिपीटेशन से अपने को क्या मिलेगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगी। तो दोनों ही मिनिमम वॉल्यूम की स्ट्रक्चर है। बट आपको मैं बताता हूं कहां कौन सी स्ट्रक्चर यूज होगी। देखो, मान लो मैं आपको यहां पे एक ये सेल कंसीडर करता हूं, कर ली, तो इस सेल के लिए आप बता सकते हो कि इसके अंदर क्या है, एक एटम कंटेन कर रहा है। तो ये क्या हो गई, कौन सी हो गई, परमिटिव सेल भी है और मिनिमम वॉल्यूम है, इसलिए यूनिट सेल भी, ठीक है ना। मैंने अभी देखो नीचे लाइन लिखी है मैंने, देखो इसको अच्छे से पढ़ लो पहले आप इसको। सो ऑल परमिटिव सेल, इसका मतलब इस परमिटिव सेल के रिपीटेशन से भी क्रिस्टल मिल सकता है, और वही बात तो यूनिट सेल बोल रही है। इसका मतलब ऑल परमिटिव सेल इज आल्सो ए यूनिट सेल, बट ऑल यूनिट सेल इज नॉट परमिटिव सेल्स, मतलब यूनिट सेल परमिटिव सेल्स नहीं हो सकती। तो इसके रिपीटेशन से मैं ऐसे ऐसे डब्बे बनाते जाऊं, पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बात बताता हूं कि मान लो मैंने ये कंसीडर किया, क्या किया, मान लो इसके अंदर मैंने ये कंसीडर किया, ये सेल कंसीडर की, तो क्या बता सकते हो ये यूनिट सेल है या परमिटिव सेल है? हाँ जी, कंफर्म है, यूनिट सेल तो है। बट अब परमिटिव का पता करना कि परमिटिव है कि नहीं। तो देखो, परमिटिव जब अपन आगे एटम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एटम अभी पॉइंट्स है, ठीक है। तो देखो, इफेक्टिव पॉइंट्स भी बोल सकते हो और इफेक्टिव एटम्स भी बोल सकते हो इसको। देखो, मान लो ये पॉइंट्स है, ठीक है, तो इसके देखो यहीं पे बता देता हूं मैं। एक बात बताना मेरे को, यहां पे भी एक यूनिट सेल होगी, इस साइड भी एक यूनिट सेल होगी, और इस साइड भी एक यूनिट सेल होगी, इस साइड भी होगी, इस साइड भी होगी, और इस साइड भी, इस तरीके से होंगी सारी एटम। बट अपन एक जनरल वे की बात कर लेते हैं। मान लो ये अपन ने एक लिया था पॉइंट, और इस पॉइंट से आपने जो ये यूनिट सेल ली थी वो ये यूनिट सेल थी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसके 4 और यूनिट सेल्स होंगी, क्या होंगी, 4 और यूनिट सेल। तो ये जो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल है अपनी फर्स्ट नंबर वाली, जो फर्स्ट नंबर वाली यूनिट सेल है, वो इस जो पॉइंट है इसका कितना पार्ट कंटेन कर रही है। देखो, ये अपना इतना हिस्सा ले जाएगी, ऊपर ले जाएगी ये वाली यूनिट सेल, ये वाली यूनिट सेल ये हिस्सा ले जाएगी, नहीं ले जाएगी, और ये यूनिट सेल ये हिस्सा ले जाएगी। इसका मतलब ये हिस्सा ले गई सारा, अपने पास इस यूनिट सेल में इसका कौन सा हिस्सा बचा, 1/4 पार्ट बचा कि नहीं बचा। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो कि इस यूनिट सेल में भी इसका कितना पार्ट आएगा, 1/4 पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसी साथ आप क्या बोल सकते हो इसको कि आप इसमें भी 1/4 पार्ट आएगा, और इसमें भी कितना आएगा, 1/4 पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। एग्जैक्टली बोलो, ठीक है। तो इसमें कितना कंटेन कर रही है, 1/4। तो टोटल कितने हुए नंबर, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, दैट इज मींस कितना हो गया, 1। इसका मतलब ये कितना नंबर ऑफ एटम कंटेन कर रही है यूनिट सेल, 1। इसका मतलब ये यूनिट सेल भी है और क्या है, परमिटिव सेल भी है। बट मैं यदि ये बोल दूं आपको कि मैंने ये कंसीडर कर ली, ये यूनिट सेल कंसीडर कर ली मैंने, ये मान, तो क्या हो सकता है भाई, 1 तो ये कर रहा, चारों वाले करेंगे, और एक ये रहा, 2 रहा। इसका मतलब यूनिट सेल तो है, क्योंकि इसको रिपीटेशन से ये क्रिस्टल बनाया जा सकता है।
ऐसा ही क्रिस्टल यहां बना लो, ऐसा यहां बना लो, ऐसा यहां बना लो, इसके रिपीटेशन से क्रिस्टल तो बना सकते हो आप, बट इसमें क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ एटम्स 1 नहीं है। इसका मतलब ये परमिटिव सेल नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? परमिटिव सेल्स नहीं हो सकती। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि जो परमिटिव सेल और यूनिट सेल है उसमें क्या बेसिकली डिफरेंस है, कि जो यूनिट सेल्स ऑल जो यूनिट सेल्स हैं इज आल्सो all primitive cells is also a unit cell, but all जो यूनिट सेल है वो primitive cells नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती ये मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, राइट डाउन कर लेना पूरी चीजों को, एक एक पॉइंट को नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, और कहीं से भी आगे भी एक और बात बता देता हूं मैं कि ये नहीं हो कि आज तो यहां से नोट्स बना लिए फिर आगे और कहीं से यही नोट्स लिखवाते हैं घुमा फिरा के, बस ए को इधर लिख दिया, बी को इधर लिख दिया। 101% बात है। और 1-2 दिन में आपको अनाउंस करने वाले हैं शानदार बैच के लिए, जिससे 3 से 4 घंटे की क्लास रेगुलर IIT JAM की मिलेगी, और 3 से 4 घंटे के लिए आपको CSIR नेट के लिए मिलेगी। पर्टिकुलर उसी दिन असाइनमेंट मिलेगी जिस दिन आपकी फर्स्ट क्लास होगी उसी टॉपिक की, और उसी के साथ साथ आपको टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अपन आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं, थोड़ा सा देखो किस तरीके से आपको फिर बताएंगे किस तरीके से। एक चीज नोट कर लेना आप, देखो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ये यूज आएगा फॉर्मूला। डेंसिटी आपको पता है मास ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन इफेक्टिव, और एम अपॉन वी लिख सकते हो। अब आपको पता है मोलिकुलर जो वेट होता है वो कितना होता है, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हो, एन अपॉन बी। तो एम को क्या लिख सकते हो आप, एम को क्या लिख सकते हो, एम को लिख सकते हो एम ए अपॉन एन ए। एन ए क्या है, वेर एवोगैड्रो नंबर। एम ए क्या है, मोलिकुलर वेट। क्या है, मोलिकुलर वेट। ध्यान से राइट डाउन कर लेना नीचे, वेर एन, एम तो क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। पहले बोल रहा हूं सारे राइट डाउन कर लेना। एम ए है मोलिकुलर वेट, एन ए है एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर याद रखना, यदि आप 6.02 इंटू 10⁻23 यूज कर रहे हो, इसका मतलब है क्या है, ग्राम पर मोल में है वो। क्या है, ग्राम पर मोल में है। और यदि 6.02 इंटू 10⁻26 अपॉन क्या आएगा, किसमें आएगा, केजी मोल। ठीक है, तो ये आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इनको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो आगे आपको एक बार छोटा सा एग्जांपल और बता देते हैं। देखो कि किस तरीके से परमिटिव सेल, देखो आप सिंपल क्यूबिक को आप जानते हो, सारे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को जानते हो ना। एक एग्जांपल लास्ट है, उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको विग्नर सीड सेल करवाई जाएगी आज। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल मैं क्या बताता हूं आपको कि आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को जानते हो, जनरल जानते हो, अभी तक बीएससी में पढ़ा होगा, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, इतना तो कम से कम जानते होगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं तुमसे। ठीक है, उम्मीद ही कर सकता हूं, यकीन के साथ है, नहीं कह सकता मैं कोई भी चीज। ठीक है, ये लो आप क्या है, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं। और सिंपल क्यूबिक लैटिस जो एटम्स है वो क्या कंटेन करती है, वो कॉर्नर्स पर कंटेन करती है। इसका मतलब कितने एटम्स होते हैं इसके अंदर, 8 एटम होते हैं। होते हैं कि नहीं होते, तो देखो एक जो एटम है वो इस पार्ट में कितना, इस क्यूबिक में कितना स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, इसी तरीके से क्या करती है, 1/8 हिस्सा काम में आता है इसके अंदर। इसका मतलब टोटल जो नंबर आएंगे वो कितना आएगा, एक गोले का कितना भाग आएगा, 1/8। इसी तरीके से इसका 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8 और इसका भी 1/8। इसका मतलब कितने हैं, 8 है, तो कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब इफेक्टिव नंबर्स कितना आया, 1। दैट इज मीन्स जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है वो इज ए ऑल्सो परमिटिव यूनिट, परमिटिव सेल। और परमिटिव सेल होने के साथ साथ ये क्या है, एक यूनिट सेल भी है। क्या है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल के सिंपल क्यूबिक में यूनिट सेल और परमिटिव सेल सेम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से सभी में नहीं होते, जैसे बॉडी सेंटर्ड में नहीं होते, फेस सेंटर्ड में नहीं होते। जैसे एफसीसी के अंदर इफेक्टिव नंबर कितने आते हैं, 4 आते हैं, तो उसके अंदर वो कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको यूनिट सेल और परमिटिव सेल के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, किस तरीके से आपको करना है। आगे आपको एक
सेल के बारे में और बताते हैं जिसका यूज आएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। देखो सेल कौन सी है, वो सेल है अपनी विग्नर। क्या है? विग्नर। विग्नर और क्या है? सीड सेल बोलते हैं इसको, सीड सेल बोला जाता है इसको। ठीक है, विग्नर सीड सेल। इसके लिए भी आपको याद रखना होगा ये क्या है। विग्नर सीड सेल एक ऐसी सेल है, एक ऐसा रीजन है। आपको कोई भी लेटिस के अंदर आपको किसी पॉइंट के लिए विग्नर सीड सेल ड्रॉ करनी है तो उसके जो अराउंड जो रीजन होगा वो उस पॉइंट के लिए सबसे नियरेस्ट होगा, यानी सबसे नजदीक होगा अदर लेटिस पॉइंट से। क्या होगा? अदर लेटिस पॉइंट से। तो वो एक ऐसा रीजन जो क्या हो, आप उसके ड्रॉ करते हो, उस लेटिस पॉइंट के जो पास होता है वो सबसे ज्यादा नजदीक होता है अदर लेटिस पॉइंट से। ऐसा रीजन क्या कहलाता है? अपना विग्नर सीड सेल कहलाती है। ठीक है, यानी जो रीजन होगा वो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। कौन से पॉइंट, विच पॉइंट के लिए आप, कौन से पॉइंट के लिए आप विग्नर सीड सेल ड्रॉ कर रहे हो, है ना, अदर पॉइंट की कंपैरिजन। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बात करता हूं, एक सेल की बात कर लेते हैं अपन। देखो किस तरीके से विग्नर सेल ड्रॉ करनी है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, ये मान लो शेप अलग अलग हो सकती है, बात नहीं कर रहे अपन, और भी दिखाएंगे आपको। तो आपको मान लो इस पॉइंट के अबाउट विग्नर सीड सेल ड्रॉ करनी है, तो आप सभी पॉइंट को पहले कनेक्ट कर दो। आप क्या कर दो? सभी पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो। कौन से पॉइंट से? जिसके अबाउट आपको विग्नर सीड सेल ड्रॉ कर दिया। अब सभी लाइन पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो। क्या डालो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो। अभी मैं आपको परपेंडिकुलर लाइंस बता रहा हूं, यानी बाइसेक्टर्स बता रहा हूं। आगे जब 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो वहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं होंगी, वहां परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ होंगे, आपको बताएंगे आगे। ठीक है, अभी 2 डायमेंशनल की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो किस तरीके से आप डालोगे। इसके ऊपर जैसे आपने डाल दिया ये, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये डाल दिया। ठीक है, अब एक काम करो, इस लाइन पे क्या कर दिया मैंने, इसको इस तरीके से करो। ठीक है ना, थोड़ा सा देखो, और इसको ऊपर करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से डाल दिया मैंने। अब देखो इसके ऊपर मैंने क्या किया, इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, इस पे डल गया। और इस पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, 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 और इस लाइन पे आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इस सभी लाइंस पे क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डला हुआ है। और जो ये रीजन है, ये रीजन मैं अंदर दिखा रहा हूं, ये रीजन, ये जो स्क्वायर में दिख रहा है आपको, ये रीजन, ये क्या अपना परमिटिव सेल है, ये सॉरी विग्नर सीड सेल है। किस पॉइंट के अबाउट थी? इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो जो ये सेल होगी, ये जो रीजन होगा इस पॉइंट के सबसे नजदीक होगा अदर पॉइंटों से। क्या होगा? अदर पॉइंटों से। यही क्या कहलाता है? अपना विग्नर सीड सेल कहलाती है। ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हो और भी में भी। और याद रखना, इस तरीके से आप कोई शेप ड्रॉ कर रहे हो और उसके अंदर जैसे कोई भी शेप ड्रॉ करोगे आप, उसके अंदर आपको यदि क्या हो कि जो कुछ लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन यूज आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है इसके अंदर। कुछ जिनसे आप मिनिमम जो वॉल्यूम प्राप्त कर, वॉल्यूम कंटेन कर सकते हो, वही विग्नर सीड सेल होगी। ठीक है, तो आपको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे उसमें कुछ लाइनें आपको यूज नहीं आए तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया जब विग्नर सीड सेल कैसे ड्रॉ करनी है। किसी भी पॉइंट के अबाउट ड्रॉ करनी है, उसके मतलब सारे पॉइंटों को आप कनेक्ट करो, उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो और सभी को कनेक्ट कर दो आपस में। जो मिनिमम रीजन जो मिलेगा बीच वाला, वो क्या होगा? विग्नर सीड सेल होगा। ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसको एक काम के लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो कि क्या है, मैन है। इसका जो क्या एप्लीकेशंस क्या है इसकी, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। देखो
इसका एप्लीकेशन, एक मेन एप्लीकेशन है वो आपको मैं करवाता हूं जिससे आप क्वेश्चंस करने हैं आपको। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इसका ये है कि जो आपके जो यूनिट सेल होती हैं वो परमिटिव सेल नहीं होती, सारी परमिटिव सेल नहीं होती। ऑल यूनिट सेल परमिटिव सेल नहीं होती है, पर परमिटिव सेल ऑल यूनिट सेल होती है। तो जो यूनिट सेल परमिटिव सेल नहीं होती उनको यूनिट सेल से परमिटिव सेल में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें करने के लिए? कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग करना है आपको? कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑलवेज किसका यूज करना है? विग्नेट सीड सेल का उपयोग करना है, जिससे आप कहां जा सकते हो? यूनिट सेल से परमिटिव सेल के अंदर जा सकते हो। ठीक है। एक और चीज, यदि 3 डायमेंशनल हो गए तो उसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं डालेंगे, परपेंडिकुलर क्या डालेंगे? प्लेन्स डालेंगे। इस तरीके से आप प्लेन काटोगे, उसके अंदर ये प्लेन डाल दिया, इस तरीके से प्लेन डालेंगे। वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी, उसको विजुअलाइज कराएंगे, आपको अलग से इमेज दिखाई जाएगी आपको उस इमेज के अंदर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मे भी इतना, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब अपन धीरे धीरे ज्यादा डिस्कस ना करके अपन डायरेक्टली अपन चलते हैं मिलर इंडिसेज पे, और उसके बाद अपन धीरे धीरे सारों का क्या करेंगे? सिंपल क्यूबिक का, 2 डायमेंशनल लेटिस क्या होती है, 3 डायमेंशनल जो ब्रेविस लेटिस होती है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखो भाई, 1-2 दिन वीडियोज कम आ रहे हैं, जयपुर पहुंचते ही 31 से आपको मे भी वीडियो शानदार कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो अभी अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में? मिलर इंडिसेज की। अब देखो अपन नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो पार्ट आया वो बेसिक था, जनरल चीजें जो आपको आगे सॉलिड स्टेट में पॉइंट टू पॉइंट काम में आएगा। कहां तक? क्रिस्टलोग्राफी तक काम में आएगा। फिर आगे जो ब्लॉस थ्योरम से स्टार्ट होगी वहां से थोड़ा चेंज हो जाएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसमें बाद में आपको यूज नहीं आएगी चीजें। ठीक है, तो अपन जनरल बात करते हैं। देखो आज पहले मिलर इंडिसेज की। मिलर इंडिसेज होते क्या है? मिलर इंडिसेज क्या बताते हैं? पहले ये चीज देखो मिलर इंडिसेज यूज टू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन इन द क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन का जो ओरिएंटेशन होता है वो फाइंड आउट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अपना मिलर इंडिसेज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मिलर इंडिसेज का। धीरे धीरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स बढ़ रहा है धीरे धीरे, साथ में इसके नोट्स बनाए आपको मैं पहले बोल रहा हूं, बार बार वीडियो देखने से ऑनलाइन के इफेक्ट खराब होते हैं। आप एक बार देखें, फटाफट अपने नोट्स बनाएं, उसके बाद खुद करें, नहीं आए तब एक बार कहीं जाके देख सकते हो। ठीक है, तो किसका मिलर इंडिसेज कहां यूज होते हैं? जो क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन का जो ओरिएंटेशन होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिलर इंडिसेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द मिलर इंडिसेज आर रिप्रेजेंटेड बाय HKL। किससे रिप्रेजेंट किया? मैं आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके बहुत सारे, और ये टॉपिक मेनली मैं आपको लिख देता हूं कि IIT जैम के लिए है, मेनली IIT जैम के लिए है। IIT जैम में इसका क्वेश्चन मोस्टली, और DU CU RU नेट में इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, कई बार पर आना चाहिए आपको, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करोगे आप, तो अगर एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो देखो, द मिलर इंडिसेज आर रिप्रेजेंट बाय HKL। किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? HKL से। अब देखो मेथड क्या है इसका, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे BSc वाला वो पार्ट, कहां पे आपको बाइसेक्टर्स वगैरह बता रहे हैं, नहीं। देखो मेथड ऑफ टू फाइंड आउट द मिलर इंडिसेज, क्या मेथड है? सबसे पहले राइट द इंटरसेक्ट बाय अलोंग एक्स वाई एक्सिस। जो आपको इंटरसेक्ट दिए गए हैं वो क्या करने हैं आपको? फाइंड आउट करने हैं, एक्स वाई के, वाई के, जेड के, तीनों के। ठीक है, उसके बाद टेकिंग रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, उसका रेसिप्रोकल लेना, उसके बाद उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। और आगे क्या है? फाइंड आउट द मिलर इंडिसेज ऑफ इंटरसेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। सॉरी, ये तो क्वेश्चन है, आप पहले ये देखो। इफ वी गेट एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ देन इट इज रिप्रेजेंट बाय बार, उसको आप बार से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे H बार, K बार, L बार, जो भी वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जनरल लिया है मैंने, आगे जब न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स, अपना जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड जो टॉपिक वीडियो होगा उसमें इस पे वापस डिस्कस करेंगे सारे, जितने भी टॉपिक कराए उन पे कौन कौन से, छोटे से एग्जाम में लेके बड़े एग्जाम तक चलेंगे अपन। इस बार सॉलिड में ऐसे नहीं करेंगे 2-4 क्वेश्चन करा दिए, कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे। मैक्सिमम ये मान लेना इसकी असाइनमेंट होगी वो कम से कम भी ये मान के चलना 60 से 70 क्वेश्चन की होगी। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड आउट द मिलर इंडिसेज इफ इंटरसेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इज -2, 3 इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपको इंटरसेक्ट दिए हुए, राइट डाउन कर लेना भाई। IIT जैम का जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस
टॉपिक को ये मान ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और आगे जो ब्रेक इक्वेशन आएगी वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग इंटरसेक्ट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, देखो -2, 3 और इनफाइनाइट। तो मान लो एक्सिस ओ ओरिजिन से मान लिया, तो ओ ए आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है -2, ओ बी कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3, और ओ सी कितना दिया हुआ है, इनफाइनाइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनको आप क्या रेशियो के फॉर्म में लिखो, ठीक है, जैसे -2, 3 और इनफाइनाइट, फर्स्ट स्टेप होगी। उसके बाद आप इसका क्या लो, रेसिप्रोकल, तो 1-1/2, 1/3 और 1/इनफाइनाइट। अब इसका एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे इनफाइनाइट प्रेजेंट है, ऐसी सिचुएशन मैंने इसीलिए करवाई है। आप पहले इसको जीरो में कन्वर्ट कर लो, -1/2, 1/3 और 0। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हो इजीली, तो इसका एलसीएम जब लोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो -3 और 2 और 0, ये अपने को क्या मिल गई, एलसीएम इसका 6 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, जो वैल्यू मिली वो किसकी मिलेगी, HKL की मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब HKL के क्या आ गए, इसके -3, 2 और 0, इस तरीके। मान लो आपके जो इंटरसेक्ट दिए हुए थे वो थे 2 और 1, 3, 2 आपके इंटरसेक्ट दिए हुए थे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 1, 3 और 2। उसके बाद आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल, यानी 1, 1, 1/3 और 1/2। दैट इज मींस इसका एलसीएम क्या आएगा, वापस से 6, तो 6:2 और रेशियो 3। बट यहां पे देखो ये माइनस है ना, इसको माइनस से नहीं लिखना, आपको कैसे लिखोगे, 3 बार, क्या लिखोगे, 3 बार। मैं यही एग्जैक्टली समझाना चाहता, जहां नेगेटिव आता है उसको आप क्या लिखोगे, बार से, और जहां पॉजिटिव आता है वहां पे डायरेक्ट ऐसे लिखे जाएंगे, HKL की फॉर्म में, HKL, ठीक है। तो ये आपके मिल इंडिसेस जो प्रोसेस था वो प्रोसेस है। अब आपको प्लेन बनाने आने चाहिए, प्लेन बनाने आने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या आता है, क्वेश्चंस जो आते हैं आपके वो प्लेन की फॉर्म में आते हैं, क्या आते हैं, प्लेन की फॉर्म में आते हैं। तो आपको प्लेन ड्रॉ करना आना चाहिए, लेटिस जो ये है क्रिस्टल के अंदर। तो आपको आज प्लेन ड्रॉ करना सिखाते हैं। देखो पहले बात, प्लेन ड्रॉ करने के लिए मैं अभी से बता देता हूं आपको, कोई ज्यादा 30 मार्क वाली बात नहीं करनी है, आपको जनरल बातों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, क्या, देखो आपको सबसे पहले एक क्यूब कंसीडर करके चलना है। क्यूब आपको बनाना है ऑलवेज। यदि आप क्यूब अच्छे से बना लिया तो आप कोई भी प्लेन बना सकते, ठीक है। अब देखो, मान लो एक क्यूब है, अब आपसे इसमें पूछा जाए कि कौन सा प्लेन होगा, तो जैसे क्या मान ले, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये जेड और ये एक्स। अब आप इसमें प्लेन बनाओ, ड्रॉ करो। तो सबसे पहले जो मैं प्लेन बनाने के लिए दे रहा हूं वह है 1, 0, 0 का प्लेन। किसका है, 1, 0, 0 का प्लेन। मतलब एक्स के ऊपर वैल्यू कितनी है, 1, वाई और जेड की 0। इसका मतलब कौन सा प्लेन हुआ, देखो पहले पॉइंट देखो कहां पे, एक्स पे, एक्स का मतलब यहां पे है ये, ठीक है। जो ये पॉइंट हो ना, इससे ऊपर और इससे साइड। अब जो ये दोनों लाइनें हो ना, इनको आपस में मिला दो इस टाइप से, ठीक है। तो जो ये प्लेन आ गया, ये कौन सा आ गया, ये प्लेन आया है जो ये प्लेन, ये 1, 0, 0 का प्लेन है। फॉर एग्जाम्पल आपको यही पूछा हो 1 बार 0, 0 का प्लेन, तो इसका मतलब इस बार वैल्यू कितनी है, -1 है। -1 का मतलब कौन सा प्लेन होगा, नेगेटिव प्लेन का मतलब होगा जस्ट इसके पीछे वाला जो प्लेन है, कौन सा, जस्ट इसके जो पीछे वाला प्लेन होगा वो होगा कौन सा प्लेन, मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये प्लेन होगा, ठीक है। जैसे क्यूब का ये हिस्सा और जस्ट इसके पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। मान लो ये प्लेन है तो इसके जस्ट पीछे वाला प्लेन, ठीक है, वो क्या होगा,
बार जब लगा हुआ आएगा तब माइनस में वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप 110। अब अपन 2 का कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया है कि 110, फिर 2 के बना लेंगे, एक 101 का भी बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लेन आप बनाने ड्रॉ आ जाने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो एक क्यूब कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। ये लो क्यूब, ये आपका आ गया क्यूब। देखो धीरे धीरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स बढ़ रही है, आप ध्यान रहे, नोट्स बनाते रहे। मैं पहले बोल रहा हूं आपको, फिर से एक बार वापस बता दिया है मैंने। देखो ये आपका है y और ये है z और ये है x। आ जाओ भाई साहब, पहला प्लेन किसका ड्रॉ करना आपको? 1, यानी x पे आ जाओ। 1 है इसका मतलब 1, इसकी जो ये बाउंड्री है ना 1 लेके चल रहे हैं अभी, है ना, तब के लिए x पे 1 है, y पे 1 है। अब याद रखना जो भी पॉइंट 1 1 है उनको आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। आप क्या कर दो? डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट से जो ऊपर लाइन जा रही है और जो इस से ऊपर डायरेक्ट ऊपर जा रही है, डायरेक्ट ऊपर जानी चाहिए, डायरेक्ट ऊपर जा रही है, उनको ऊपर आप जाके कनेक्ट कर दो आपस में। क्या कर दो? आप आपस में जाके कनेक्ट कर दो। तो जो ये प्लेन जो ड्रॉ होगा वो कौन सा प्लेन ड्रॉ होगा आपका? अभी बोल रहा हूं, ये बीच में रखा हुआ है इस तरीके से। ये कौन सा प्लेन है? ये प्लेन है 110 का प्लेन। कौन सा प्लेन है? 100 का प्लेन। अब आप एक कंसीडर और कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 101 का प्लेन ड्रॉ करना है, तो देखो लास्ट प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं भाई मैं यहां पे, उसके बाद एक 11 का और करके दिखा दूंगा लास्ट, उसके बाद कोई भी प्लेन ड्रॉ नहीं करूंगा मैं। आपको खुद को करने हैं, जो भी क्वेश्चंस आएंगे असाइनमेंट में, क्वेश्चन आएंगे प्लेन ड्रॉ करने के, और वहीं से मैं मिलर इंडिसेज पूछूंगा प्लेन के इंटरसेक्ट से, तब आपको ये क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। प्लेन ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये y, ये z और ये x। आ जाओ, इस बार किसका प्लेन ड्रॉ करना है? 101 का, मतलब 1 मतलब किस पे है भाई साहब? x पे। आ जाओ x पे, ये लो 1। उसके बाद z, आ जाओ साहब z। तो मैंने क्या कहा, दो पहले पॉइंट जो ड्रॉ किए उनको आपस में पहले कनेक्ट करो। ये कनेक्ट हुए, इससे जो सीधी लाइन जा रही है उसको जाने दो, इससे भी जो सीधी लाइन जा रही है वो जाने दो, और इसको आपस में क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। तो जो ये प्लेन बनेगा, ये कौन सा प्लेन बनेगा? ये जो प्लेन बनेगा ये बनेगा आपका 101 प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेन ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 11 का प्लेन ड्रॉ करना है, और भी प्लेन ड्रॉ करने सिखाए जाएंगे आपको जब क्वेश्चंस आएंगे, तब जनरल बताएं आपको किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। देखो आपको जैसे 11 का करना तो आप ऐसे ही कर लो, ठीक है, क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है बार बार। देखो जैसे ये क्या था, y, z और x, तो इस पे जो मान लो 1 है तो 1 यहाँ पे, एक क्यूब का जो हिस्सा वाला 1, ये z वाला हिस्सा और ये x वाला हिस्सा, आपस में तीनों को क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। जो प्लेन बनेगा वो कौन सा बनेगा? 11 का प्लेन बनेगा। तो मैं भी होप, आशा करता हूं मैं कि आप प्लेन ड्रॉ कर सकते हो किसी भी चीज का। सिर्फ नेगेटिव हो तो जस्ट उल्टा करना है इनका, जहां पे पॉइंट आप ड्रॉ कर, ठीक है। मान लो ये x का होता तो ये इधर चला जाता, ठीक है ना। इस तरीके से आपको प्लेन ड्रॉ करने हैं, कोई भी प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहां तक का पार्ट था। अब अपन क्या करते हैं, अपन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो लेटिस होते हैं और जो 3 डायमेंशनल जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरीके से, एक बार मैं यहां पे राइट डाउन कर देता हूं। आप बस उनको जस्ट एक नोट्स के रूप में, ताकि उनको मेमोराइज रखना है, डायरेक्टली आपको वहां पे हेल्प करेगा। उसके बाद अपन डायरेक्ट आएंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पे, और उसमें पढ़ेंगे कि उसके जो इफेक्टिव नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, और उसके जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो कितना होता है, उसका जो एपीएफ होता है यानी जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है, उसका जो पर यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, उसकी जो नियरेस्ट जो नेबर डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, सेकंड जो नियरेस्ट जो एटम्स होते हैं इफेक्टिव वो कितने होते हैं। उसके साथ साथ आपको जनरल उसके जो लेटिस जो वेक्टर्स होते हैं, जो परमिटिव वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, परमिटिव वेक्टर का वॉल्यूम क्या होता है, सारी चीज आपको सिस्टमेटिक वाइज बताई जाएगी। टेंशन ना लें, आगे चलते हैं इसी सीरीज के अंदर, ठीक है।
और शेयर करें भाई, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। CSIR नेट का पहली बार कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे। अब देखो अपन उसी सीरीज के अंदर चलते आगे, टाइप्स ऑफ लेटिस इन 2 डायमेंशनल, उसके बाद करेंगे टाइप्स ऑफ लेटिस इन 3 डायमेंशनल, बट पहले आपको 2 डायमेंशनल का भी पता होना चाहिए। देखो सीरियल नंबर इसी तरीके से आप याद रखो, क्रिस्टल और ब्रेविस लेटिस और स्ट्रक्चर, इसी तरीके से आपको 3 डायमेंशनल भी याद रखना है, ठीक है। पहले 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्क्वायर का जो ब्रेविस लेटिस होता है वो भी स्क्वायर होता है, और क्या होता है, ए और बी बराबर, और जो ये एंगल है बिटवीन का गामा इक्वल्स टू, मैंने गामा से दर्शा दिया 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर में 2 होते हैं, एक परमिटिव रेक्टेंगुलर और एक होता है सेंट्रेड रेक्टेंगुलर। जो परमिटिव रेक्टेंगुलर होता है उसके अंदर ए और बी बराबर होते हैं और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। बट जो सेंट्रेड जो रेक्टेंगुलर जो ये ब्रेविस लेटिस होती है, इसके अंदर जो गामा होता है वो 90 डिग्री होता है, पर ए और बी जो ए और बी है वो इक्वल नहीं होते, यानी नॉट इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको लिए रेक्टेंगुलर के कितने ब्रेविस लेटिस हुए, 2 परमिटिव रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर सेंट्रेड। उसके बाद आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के लिए अंदर क्या होता है, गामा इक्वल्स टू 120 और ए और बी बराबर होते हैं। उसके बाद है ओब्लिक, तो ओब्लिक के अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ये भी यही होता है, और इसके अंदर गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री और ए और बी बराबर। ये जनरल था, इसको आप नोट्सों में कवर कर लेना। 2 डायमेंशनल के अंदर लेटिस एंड क्रिस्टल की जो बात थी वो ये थे, आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको बात करते हैं 3 डायमेंशनल के अंदर। तो 3 डायमेंशनल में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जहां पे आप जो इनकी बात करोगे स्ट्रक्चर्स की, तो कौन कौन सी होंगी, प्रिमिटिव सेल्स की होगी या कौन सी होगी, इसके लिए आपको जनरल बात बता देता हूं मैं पहले, ठीक है। देखो इसके आगे वाली जो हेडिंग है वो आप डाल लेना अपने नोट्सों में, कौन सी, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो देखो जो सिंपल क्यूबिक होती है उसे परमिटिव भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, परमिटिव, मैंने बताया था क्यों बोलते हैं इसको। तो देखो सिंपल क्यूबिक क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो कहां अरेंज्ड होते हैं, कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं। तो इसके कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो इसके लिए जो पार्ट होगा वो मैंने अभी बताया था कि 1/8 पार्ट है, तो इसका जो 8 पार्ट कंटेन करेगा, इसका नंबर ऑफ एटम्स कितने करेंगे, 1, और नंबर ऑफ एटम्स 1 आ जाए, इसका मतलब वो कौन सी सेल है, परमिटिव सेल, ठीक है। उसके बाद करते हैं अपन बॉडी सेंट्रेड। बॉडी सेंट्रेड का मतलब होता है बॉडी के अंदर एक एटम और सेंट्रेड है कॉर्नर्स के अलावा। तो कॉर्नर्स का जो पार्ट था वो कितना था अपना, कॉर्नर्स का जो पार्ट था इसको बोलते हैं अपन परमिटिव, इसको P से लिखेंगे आगे, ठीक है, ये नोटेशन भी ध्यान रखें। उसके बाद 1/8, ठीक है, इंटू 8 तो था ही, प्लस एक और आ गया सेंटर के अंदर। ये देखो ये तो अदर से भी कंटेन करता है, पर ये सेंटर वाला इसी के एक से कंटेन करेगा, इसलिए 1 पार्ट 1 होगा। तो कितना हुआ, 2। इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉडी सेंट्रेड, क्या बोलते थे, बॉडी सेंट्रेड यानी BCC, ठीक है। अब आती है अपनी बेस सेंट्रेड। बेस का मतलब कौन से होते हैं, आधार कौन से होते हैं, बेस जैसे ये कमरा है तो इसका एक नीचे वाला आधार और एक ऊपर वाला आधार है। तो इस आधार के जो सिरे हैं, ये आधार कहां कंट्रीब्यूशन कर सकता है, यह आधार एक तो इस कमरे में कंट्रीब्यूशन कर सकता है और एक इसके नीचे जो कमरा लगा दिया था उसमें कंट्रीब्यूशन। इसी तरीके से जो ऊपर वाला है वो जो इसके बेस पे जो एटम रखा जाएगा वो एक तो इस कमरे में कंट्रीब्यूट करेगा और एक कंट्रीब्यूट करेगा ऊपर वाले में। किस तरीके से, मान लो ये ऊपर वाला इसका कमरे का हिस्सा है, ठीक है, और इस पे एक एटम रखा हुआ है, तो इसका जो ये आधा पार्ट है वो तो इस कमरे में क्या करेगा, कंटेन करेगा, और आधा पार्ट किस में कंटेन करेगा, ऊपर वाले में कंटेन करेगा। इसका मतलब जो 8 कॉर्नर है वो तो है ही, 1/8 इंटू 8 प्लस इस बार 2 एटम और हैं जो बेसिस पे रखे हुए हैं। कितने एटम रखे हुए हैं, 2 एटम, और वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आधा पार्ट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक में। इसका मतलब कितना आ गया, इसका कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, बॉडी सेंट्रेड के अंदर। उसके बाद आपको क्या है, फेस सेंट्रेड की बात करनी है। तो फेस सेंट्रेड में क्या होगा, जो आपका जो ये होगा वो क्या होगा कि जो कॉर्नर्स हैं उन पे तो रहेगा ही, यानी क्या रहेगा, ये अपना परमिटिव हो गया, ये बॉडी सेंट्रेड हो गया, ये बेस सेंट्रेड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अपन किसको बात कर रहे हैं, फेस सेंट्रेड की। तो फेस सेंट्रेड में क्या होगा, तो फेस सेंट्रेड में जितने भी हैं वो 8 कॉर्नर वाले तो रहेंगे, यानी 1/8 इंटू 8। अब जो आपके जो कॉर्नर्स वाले हैं वो क्या करेंगे, जो ये फेस वाले हैं, तो फेस वाला एटम है
ये कितने को कर सकता है, तो इसका जो 1/, जो 6 पार्ट है वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा कितने के अंदर, सॉरी 2, भाई इसका एक फेस है ये एक इसमें कर सकता है और एक उधर वाले में कर सकता है। इसका मतलब एक जो एटम है वो 2 में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो 1/2 इसका कंट्रीब्यूट करेगा। कितने एटम है, 6, इसका मतलब कितना पार्ट आ जाएगा, 3, तो जो नंबर कितने आएंगे, 4। तो इस तरीके से आप इनके जो नंबर्स ऑफ एटम्स है वो निकालना। अब बस मैंने क्यों बताया कि अपन आप टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी। तो टाइप्स कौन, परमिटिव, बॉडी सेंट्रेड, बेस सेंट्रेड और फेस सेंट्रेड के लिए बात की है। अब अपन बात करते हैं क्रिस्टल लेटिस इन 3 डायमेंशनल के अंदर, और उसके बाद अपन सिंपल क्यूबिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का मैं लेक्चर यहीं खत्म कर रहा हूं, आगे नेक्स्ट पार्ट को अपन देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखें इस बात को कि आपको जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। पहले आप थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लें एक बार, ये थ्योरी है इसमें, उसके बाद न्यूमेरिकल जहां से अप्रोच आनी स्टार्ट होंगे वहां तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, धीरे धीरे अपन टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है कि चलो हाँ और अच्छा काम करेंगे अपन भी, बच्चों देख रहे हैं या फिर जो भी है आप जैसे भी। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पार्ट आज मैंने कुछ करवाया, इसको राइट डाउन कर लेना, अच्छे से आप समझ लेना। एक एक पॉइंट नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप कर देना, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, कुछ भी कर देना, आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी 31 तारीख को एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे जो नेट के बैच के लिए होगी, IIT जैम के बैच के लिए होगी, BHU CU के बैच के लिए होगी। उसी दिन से पर्टिकुलर आपको ऐसे नहीं है कि एक ही वीडियो मिलेगा, शानदार वीडियोस मिलेंगे, 3 से 4 वीडियोस आपको डेली मिलेंगे। ठीक है, तो आज का मैं लेक्चर यही खत्म करता हूं, आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझेंगे और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर कल सुबह 9 बजे सेंट्रल फोर्स मोशन का केपलर्स लॉ पे आ जाएगा, उसके साथ एरियल वेलोसिटी क्या होती है, किस तरीके से कंजर्व रहते हैं, उसके अंदर जो एंगुलर जो ऑर्बिट होती है वो किस तरीके से बाउंड मोशन के लिए n बराबर 1 2 के तरीके किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, सारे कंसेप्ट के ऊपर आपको कल से वीडियो मिला स्टार्ट हो जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स का सुबह 9:15 बजे, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का शाम को आपको मिल ही रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लास्ट लाइन, और धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।